मेरी जवान बहन उस कमरे से भागती हुई निकली और उसने मुझे कहा कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। मुझे लगा कि इसकी हालत ऐसी है और वो परेशान है, इसलिए ये सब कुछ कह रही है। लेकिन इसने मुझ पर ना सिर्फ इल्जाम लगाने शुरू कर दिए, बल्कि सबके सामने मुझ पर चिल्लाने भी लगी। मैं हैरान रह गई कि इसको क्या हो गया है। उसके बाद उसने ऐसी बात कही कि मेरे माँ बाप भी अपना सिर पकड़ कर बैठ गए। वो कहने लगी कि ये सब मेरे साथ तुमने किया है, जबकि मैं इसके साथ ये कैसे कर सकती थी। मैं तो एक औरत थी और उसने सबके सामने ऐसा सबूत रखा कि मेरी भी चीखें निकल गई और मैंने पलटकर जब देखा तो मेरे पीछे ही वो आदमी खड़ा था। उसने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मेरी बहन का इल्जाम सच्चा साबित हो गया। उसने कहा कि रात को जब तुम दोनों बहनें सो रही थी तो मैंने बारी बारी अपना जब मैं शादी करके अपने घर में आई थी तो मेरे घर में मेरे शौहर, जो उस वक्त बहुत छोटा था, मेरे दो बड़े भाई थे, लेकिन कोई छोटा भाई न था। और मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मेरा एक छोटा भाई हो, इसलिए मैं इसे अपने छोटे भाई के रूप में पाकर बहुत खुश हो गई। मेरा नाम लुबना है और मेरे शौहर का नाम करीम था। हम लोगों की शादी तो अरेंज हुई थी, मगर मोहब्बत एक दूसरे से ऐसे करते थे कि जैसे मोहब्बत की शादी है। हमारे झगड़े भी हुआ करते थे। सारा खानदान हमारी मोहब्बत पे रश करने लगा। घर में मेरी सास भी थी, लेकिन 3-4 साल बीमार रहने के बाद वो इस दुनिया से चली गई। अब मेरा छोटा देवर भी जवान हो रहा था। वो मुझे ही अपनी सारी बातें बताता था, क्योंकि उसकी माँ उस दुनिया से चली गई थी। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी था और हमराज भी था। हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर शैतानियां और मस्तियां भी करते थे। कभी कुछ खाने का दिल करता तो मैं इसे कह देती और वो मंगवा देता था। जिस बात से मेरा शौहर मना करता था, उस बात में वो मेरा साथ देता था। हम कभी कभी बाजार भी चले जाते थे। मेरा शौहर था तो बहुत अच्छा, लेकिन उसे पाबंदियां लगाने का शौक था और मुझे पता था कि उसमें उसकी गलती नहीं थी। वो ये सब कुछ हमारी हिफाजत के लिए करता था। मेरी बहन का नाम सालेहा था, वो भी मेरे देवर की ही उम्र की थी। वो कभी कभी घर आ जाती और हम तीनों मिलके ऐसी ऐसी मस्तियां करते कि सब हैरान रह जाते। एक दिन रात को जब मैं अपने कमरे में आई तो मेरे शौहर ने मुझे बहुत अजीब सी बात कह दी। उसने कहा कि आज फिर सालेहा और अनवर के साथ मिलके पूरे घर में ऊधम मचाती रही हो। मैंने कहा कि हाँ, बहुत मजा आया। आज इतना मजा आया कि मैं तो खुशी से पागल ही हो गई। हंस हंस के पेट में दर्द हो गया। आपका भाई बहुत हंसाता है। उसने कहा कि हाँ, वही तो उस घर की रौनक है, लेकिन तुमने कभी सोचा है कि उस घर में असली रौनक की जरूरत है। मैंने कहा कि क्या मतलब। तो कहने लगा कि तक तो हमारे यहाँ औलाद भी हो जाती और शायद वो भी 7 या 8 साल की होती। पर अगर बेटा होता तो इस घर में भागा फिर रहा होता, या फिर कोई बेटी होती जो अपनी गुड़िया उठाए इस घर की रौनक बनती। मेरे शौहर ने बात तो बड़े आराम से की थी, मगर बात बहुत बड़ी थी। मेरे चेहरे से मुस्कुराहट उड़ गई। ये बात तो हम दोनों ही जानते थे कि अभी तक हमारे यहाँ औलाद नहीं हुई थी, और मैंने कभी इस बारे में इतना इसलिए नहीं सोचा था क्योंकि मैंने अनवर को ही अपनी औलाद की तरह समझा था और सालिहा को भी मैं अपनी औलाद की तरह समझती थी। वो दोनों ही मेरे लिए मेरे बच्चों जैसे थे। मैं ईद त्योहार पे इनके कपड़े बनाती, उन्हीं को ईदी देती और उनके पसंद के खाने भी बनाती थी। मेरे शौहर ने कहा कि तुम भी तो बार बार भूल जाती हो ना, डॉक्टर ने तुम्हें क्या कहा था कि तुमने इलाज करवाना है, फिर तुम क्यों नहीं जाती डॉक्टर के पास। मैंने कहा कि आपको किसने कहा कि मुझे डॉक्टर ने कहा था कि इलाज करवाना है। उसने तो कहा था कि सब कुछ ठीक है। मैं कहा था कि सब कुछ ठीक है। मेरे शौहर ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, किसी और डॉक्टर के पास चलेंगे। बात तो उसकी नॉर्मल सी थी, लेकिन उसने जिस अंदाज से की थी मैं समझ गई थी। शायद वो ये समझ रहा था कि मैं झूठ बोल रही हूँ और डॉक्टर भी मेरे साथ मिली हुई है, क्योंकि वो डॉक्टर मेरे साथ ही मेरे कॉलेज में पढ़ती थी और मेडिकल की स्टूडेंट थी। मैंने बात को ज्यादा टूल नहीं दी और मैंने कहा कि ठीक है, आप मेरे साथ चलिएगा। अगले दिन हम किसी और डॉक्टर के पास गए, उसे सारी फाइल दिखाई और सब बात बता दी। उस डॉक्टर ने मेरे फिर से टेस्ट किए और काफी सारे पैसे लग गए। मेरे शौहर का मुंह तो रोने वाला निकल आया था, मगर इसे ही तो शौक था दूसरी डॉक्टर के पास जाने का, तो जाहिर है दूसरी डॉक्टर ने तो टेस्ट करवाने ही थे। फिर रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट देख के डॉक्टर भी हैरान थी। उसने कहा कि आपके साथ तो कोई मसला नहीं है, फिर 8 साल से आपके यहाँ औलाद क्यों नहीं हो रही। उसने मेरे शौहर की टेस्ट करके टेस्ट करवाने को भी कह दिया, जबकि पहले वाली डॉक्टर ने ऐसी कोई भी बात नहीं की थी। अब वो भी परेशान हो गया।
मगर उसने भी टेस्ट करवा लिया और उसके साथ भी कोई मसला नहीं था। डॉक्टर ने कहा कि ऐसा तो पहली दफा देखा है। कुदरती तौर पर तो देर होती है, लेकिन इतनी ज्यादा देर हो रही है, ये मामला कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद आप लोग कमजोर हैं, लेकिन कमजोर नहीं लग रहे। खैर, अब डॉक्टर्स ने कुछ ना कुछ तो लिख के देना ही था, सो उसने हमें ताकत की दवाई लिख के दे दी। खैर आई तो मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ अच्छा था, क्योंकि शायद इसका शक दूर हो गया था। अनवर ने मुझसे पूछा कि क्या हो गया, भाभी कहाँ गए थे आप लोग। मैंने कहा कि बस ऐसे ही रूटीन के चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गए थे। देखो, तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का पिज्जा लेकर आई हूँ। वो बहुत खुश हो गया। उसने कहा कि जितना आप मेरा ख्याल रखती है ना, इतना मेरी माँ भी मेरा ख्याल नहीं रखती। तो मेरे शौहर ने कहा कि ऐसे नहीं कहते अनवर, माँ तो माँ होती है। वो कहने लगा कि नहीं भाई, माँ तो हमेशा आपसे ही प्यार करती थी। आप इनके पहले बेटे थे ना, मुझसे तो मेरी माँ से ज्यादा मेरी भाभी ने मोहब्बत की है। जिस तरह मुझे मेरी भाभी ने रखा हुआ है ना, इस तरह तो मुझे मेरी माँ ने भी नहीं रखना था। मैं तो भाभी की लंबी जिंदगी और उम्र की दुआ करता हूँ कि इनका साया हमेशा मेरे सर पर रहे। रात हुई तो मेरे शौहर ने कहा कि ये आजकल बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, जबकि मुझे तो उसकी बातें बहुत अच्छी लगती थी। वो मेरा बहुत ख्याल करता था, बहुत साथ देता था। मैं अपने शौहर से चुप चुप के इसको पैसे भी दे दिया करती थी। मैंने कहा कि जवान हो रहा है, क्यों ना अब हम इसकी मंगनी वगैरह कर दे। तो मेरी शौहर ने कहा कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैंने कहा कि आप ही के घर में कम उम्र में मंगनियां करने का रिवाज है, हमारी तरफ नहीं है, और आपका खानदान है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। वो कहने लगा कि हाँ, लेकिन कोई लड़की भी तो हो ना। मैंने कहा कि देखिए, अच्छी बात है, लड़के की मंगनी हुई तो फिर इसका दिमाग एक तरफ लग जाता है, फिर वो इधर उधर नहीं भटकता। लड़की तो है मेरी नजर में, अगर आप मान जाएं तो मैं बात करूंगी। वो लोग आंखें बंद करके लड़की दे देंगे। मैंने कहा कि कौन सी इतनी बड़ी बात है, हमारा अनवर तो शक्ल सूरत का भी अच्छा है और कारोबार भी तो अच्छा है। मेरी शौहर ने कहा कि कौन सी लड़की, तो मैंने अपनी बहन सालिहा का नाम ले दिया। मगर मेरे शौहर को ये मामला कुछ ज्यादा अच्छा न लगा। उसने कहा कि रिश्तों को आजमाते नहीं है, वरना रिश्ते टूट जाते हैं। अभी वो तुम्हारी बहन है, कल को तुम्हारी देवरानी बन जाएगी, कोई ऊंच नीच हो जाएगी, कोई बात हो जाएगी तो तुम दोनों बहनों का रिश्ता भी खराब होगा। मैंने कहा कि खराब नहीं, मजबूत होगा। मेरे शौहर ने कहा कि फिर कर लो अपने माँ बाप से बात, देखते हैं क्या होता है। मैं तो खुशी खुशी अपनी बहन को देवरानी बनाकर लाना चाहती थी, और मुझे पता था कि मेरा कहा अनवर कभी भी नहीं टालेगा और ना ही सालिहा टालेगी। और मेरी माँ को मैं मना लूंगी कि तू तो भाई है और सिर्फ मैं ही हूँ यहाँ पर। मैंने कौन सा जेठानी बनना था। मैंने तो अपनी बहन को बड़ी बहन बन के ही दिखाना था। मामला बिल्कुल सीधा था, मगर जब मैंने अपनी अम्मी से बात कर ली तो उन्होंने कहा कि इस निगोड़ी की किस्मत ही खराब है। मैंने कहा कि क्यों, क्या हो गया। तो कहने लगी कि कल ही बता रही थी कि अपने किसी दोस्त के भाई को पसंद करती है, और वो लोग अगले हफ्ते रिश्ता लेकर आ रहे हैं। मैंने कहा कि वो लोग रिश्ता लेकर आ रहे हैं और आप लोगों ने मुझे नहीं बताया। वो कहने लगी कि रात को ही तो बात हुई है। बेटा, तुम्हें सुबह बताने वाले थे, तुम सुबह खुद ही आ गई। अब तुमसे बात हो रही है, तुम अब खुद ही देखो कि इसमें तो इसकी खुशी है। फिर मैंने कहा कि मेरी बारी तो आप लोगों ने अरेंज मैरिज की थी, अब इसकी बारी आप लोगों को खुशी की पड़ गई है। मेरी माँ ने कहा कि वो जमाना और था। अब तो 8-9 साल गुजर गए हैं, आजकल के बच्चे कहाँ किसी की बात मानते हैं, और फिर जिंदगी उन्होंने ही तो गुजारनी है। अगर तू किसी को पसंद करती और हमें बताती तो हम तेरा भी साथ दे देते। तुझे अपने अब्बू का पता है ना, वो ऐसे नहीं है। मगर वैसे भी बकायदा रिश्ता भेजा जा रहा है, किसी को क्या पता कि पसंद की शादी है। मैं दिल में सोचने लगी कि रिश्ता खैराने का मतलब ये तो नहीं होता कि रिश्ता पक्का हो जाएगा, देखी जाएगी। मेरी माँ ने कहा कि अपने शौहर को भी बुला लेना, रात का खाना उधर ही खाना, और यूं रात को वो लोग आ गए। उनको तो पहले से ही सालिहा पसंद थी। लड़का तो अनवर से भी ज्यादा अच्छा था। अनवर भी आ गया, क्योंकि वो अकेला घर में क्या करता। मगर अनवर को उस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो अपनी दुनिया में ही मसरूफ बैठा था। उसे क्या पता कि उसके हाथ से इतनी अच्छी लड़की निकल गई थी। वो लोग तो बहुत जल्दी में थे। उन्होंने तो मेरी बहन के हाथ पे पैसे भी रखे और रस्म भी कर ली, उसके सर पे लाल दुपट्टा भी पहना दिया। जाहिर है भाई, मर्जी थी तो फिर और क्या होना था। मैं बड़ी परेशान हुई। मैंने ठीक से खाना भी ना खाया, और वापसी पर अनवर जिद करने लगा कि आइसक्रीम खानी है। मेरे शौहर ने कहा कि अभी इतना कुछ खाया है और तुम्हें आइसक्रीम की पड़ी है। जिस पर मेरे देवर ने कहा कि मैं और भाभी खा लेंगे, आप गाड़ी में बैठे रहिएगा।
वो मुझे लेकर आइसक्रीम पार्लर में आ गया, मगर मेरा वहां भी दिल नहीं लग रहा था। उसने कहा कि क्या बात है भाभी, मैं आपके लिए भाई से भी लड़ाई कर रहा हूँ। देखिए तो सही, वो हमें गाड़ी में कैसे घूर रहे हैं, पर आप कुछ बता भी नहीं रही हैं। मैंने कहा कि घर जाकर बताऊंगी। वैसे मुझे उसे ये बात नहीं बतानी चाहिए थी, मगर सुबह हुई तो मैंने उसे बता ही दिया, क्योंकि मैं उससे हर बात करती थी। उस घर में मेरे लिए वही मेरा सब कुछ था। मेरा छोटा भाई, मेरा दोस्त और मेरी सहेली और मेरा हमराज भी था। मैंने उसे कहा कि देखो, तुम्हारे लिए मैंने उसे पसंद कर लिया था, लेकिन उसने क्या किया, किसी और को पसंद कर लिया। मेरा तो दिल ही टूट गया। अनवर ने इस बारे में कोई खास रद्द अमल टूट गया। अनवर ने इस बारे में कोई खास रद्द अमल नहीं दिया। उसने ये भी नहीं कहा कि अच्छा छोड़े, या जो भी है, जो भी किस्मत, वो कुछ बोला ही नहीं। बस उसका सारा ध्यान उस बात पर था कि मैं अपना मूड अच्छा कर लूं और आज उसके लिए इसकी पसंद का खाना बना दूं। शाम तक मेरा मूड अच्छा भी हो गया था। अचानक से कुछ लोग हमारे घर में मेहमान आ गए और उन्होंने आते ही हमारी बेऔलादी का किस्सा छेड़ दिया। बातों बातों में कहने लगे कि खाली खाली लग रहा है घर आपका। अभी तक तो आपके बच्चे 4-5 साल के हो जाते, खुद से खाने पीने वाले भी होते और इधर उधर भाग भी रहे होते। अब घर आए मेहमान के साथ में क्या जुबान दराजी करती, लेकिन अनवर को ये बात बहुत बुरी लग गई, क्योंकि कब से वो लोग बार बार सारी बातें उन्हीं बातों के हवाले से कर रहे थे। वो फलां की शादी भी आपके साथ हुई थी, उनके तो 4 बच्चे हैं। जब अनवर ने 2-4 दफा ये मौजू सुना तो वो गुस्से हो गए और उनसे कहा कि जब किसी के घर जाते हैं ना, तो उससे हाय और खाना खाते हैं, उनको मशवरे नहीं देते और ना ही उनके पर्सनल मामलात में बोलते हैं। मगर आप लोगों को ये बात लगती है कि किसी ने सिखाई ही नहीं है। इस खानदान में कोई भी हो, किसी के सामने मुंह भर के नहीं बोलता था और बच्चे तो बिल्कुल चुप रहते थे। मगर अनवर ने ये बात क्या करती, वहां तो फसाद बन गया। वो लोग पागलों की तरह गुस्सा करने लगे। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर कोई बेइज्जती करवाने थोड़ी आए थे। तो पीछे से अनवर ने कहा कि फिर आप बेइज्जती करवाने कहाँ जाते हैं, और वो हंसने भी लगा। मेरा शौहर घर पे ना था। अगर घर पे होता तो अनवर को भी सबके सामने एक थप्पड़ पड़ ही जाता, मगर उस तक ये बात फोन पर पहुंच गई थी। वो रात को घर आया तो उसने अनवर को बातें सुनाई, पर मैंने अनवर को बचा लिया और कहा कि बस छोड़े, उन लोगों की भी गलती थी और आजकल के बच्चे कहाँ किसी की सुनते हैं। जवान खून है, बात को किसी तरह संभाल लिया। बस उसी तरह अनवर मुझे बचाता रहता था और मैं उसे बचाती रहती थी। मगर आजकल डॉक्टर ने कहा कि आपके खून के साथ मुझे कोई मसला लग रहा है। आपका एक बहुत